मॉर्निंग बच्चों, आज हम पुनः 8वीं का गणित लेके आए हैं और चैप्टर है हमारा वर्ग एवं घन। इसमें हम देखेंगे, पिछले कक्षा में हमने देखा था, पिछले क्लास जो लिए थे उसमें हमने चर्चा किया था कि पूर्ण वर्ग क्या होता है, वर्ग संख्या क्या होता है। आज हम देखेंगे पाइथागोरिक त्रिक। पाइथागोरिक त्रिक क्या होता है ये आपको बताएंगे। पाइथागोरिक त्रिक तीन संख्याओं का एक टिकड़ी होता है। वो तीन संख्या ऐसी संख्या है कि उसको हम लेंगे तो जो सबसे बड़ी जो संख्या होता है उसका वर्ग कर देंगे और दो संख्या और जो बचेगा उसका भी वर्ग करके उसका योग कर देंगे। तो अगर दोनों का मान बराबर आएगा तो हम बोलेंगे उसको पाइथागोरिक त्रिक। तो उसका डिफिनेशन कैसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तीन संख्याएं इस प्रकार हो कि सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसका वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसका वर्ग लेंगे और अन्य दो संख्याओं के वर्ग के योग के अगर बराबर आएगा तो हम बोलेंगे कि वो पाइथागोरिक त्रिक है। तो एक उदाहरण लेते हैं, देखिए जैसे 3, 4, 5 पाइथागोरिक त्रिक है कि नहीं है हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5। तो सबसे बड़ी संख्या 5 है तो 5 का वर्ग कर दो, तो 5 का वर्ग यहाँ पे हो गया आपका 25। अब अन्य जो दो संख्या है, अन्य दो संख्या क्या है, 3 और 4, तो इसका वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। तो इस तरह से दोनों को हमने जोड़ा तो ये आया 25। तो यहाँ देख रहे हैं आप, बड़ी संख्या का वर्ग 25 और अन्य दो संख्याओं के वर्ग का योग 25, तो दोनों का मान बराबर आता है। तो यदि दोनों का मान बराबर आएगा तो वो पाइथागोरिक त्रिक है। यदि दोनों का मान बराबर नहीं आएगा तो वो पाइथागोरिक त्रिक नहीं है। इस तरह से कोई भी अगर प्रश्न आए और जांच कीजिए कि ये पाइथागोरिक त्रिक है या नहीं, ऐसा अगर बोलेगा तो इस तरह से हल करके हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरिक त्रिक क्या होता है एक बार और समझ लीजिए कि ऐसी तीन संख्याएं जिसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर अगर होता है, आता है, तो वो पाइथागोरिक त्रिक है। इस तरह से अगर 2 नंबर 3 नंबर का अगर प्रश्न आता है, सवाल आता है, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कहीं पे भी आपको मिलेगा, प्रश्नावली में मिलेगा पाइथागोरिक त्रिक। आप प्रश्न हल कीजिए तो इस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब पूर्ण वर्ग की पहचान हमने पिछली और क्लास में हम बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग की पहचान। अगर कोई संख्या का पूर्ण वर्ग है या नहीं उसकी पहचान अगर करना हो तो सबसे अच्छा तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले कोई संख्या का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद देखेंगे उसका गुणनखंड यदि दो का जोड़ा अगर बनता है तो वो पूर्ण वर्ग है, यदि दो का जोड़ा अगर नहीं बनता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए एक उदाहरण लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा एक प्रश्न है 164 पूर्ण वर्ग है या नहीं। अब इसको हम जांच करेंगे 164 पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। यहाँ पर 164 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए संख्या के इकाई में 4 है तो किससे भाग जाएगा, निश्चित रूप से 2 से जाएगा। इसलिए यहाँ पर 2 से भाग करते हैं तो 2 अट्ठे 16 हो गया और यहाँ पर 2 दूने 4। इस तरह से 82 आया। 82 में इकाई में पुनः 2 है, मतलब 2 से जाएगा पुनः, तो 2 से पुनः भाग किया तो 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर आ गया 41। अब आपको मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या हम बता चुके हैं, तो 41 अभाज्य संख्या है और 41 किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, या तो स्वयं से जाएगा या 1 से जाएगा, या तो स्वयं से जाएगा या 1 से जाएगा, सीधा 41 से जाएगा या 1 से जाएगा। तो जिसके 2 गुणनखंड हो तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर प्राप्त हुआ तो आगे और करने का जरूरत नहीं है, सीधा 41 से जाएगा, तो 41 से कम 41। इस तरह से 164 का हमने क्या निकाला, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाला। तो देखिए आप 2 गुना 2 गुना 41, तो 2 का तो जोड़ा बनता है, 2 बार आया है, और लेकिन 41
जोड़ा नहीं बनता है, केवल एक बार आया है, इसलिए हम कहेंगे कि 41 का जोड़ा नहीं बनता है, इसलिए 164 पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरह से हम कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग की पहचान कर सकते हैं। दी हुई संख्या का भाज्य गुणनखंड निकालने पर यदि दो का अगर जोड़ा बनेगा तो वो पूर्ण वर्ग है, और दो का जोड़ा अगर नहीं बनेगा तो वो जोड़ा अगर बनेगा तो वो पूर्ण वर्ग है, जोड़ा अगर बनेगा तो वो पूर्ण वर्ग है, और जोड़ा अगर नहीं बनेगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरह से हम यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया पाइथागोरिक त्रिक और पूर्ण वर्ग की पहचान। उसके बाद हम देखते हैं, आप लोगों को हम बताते हैं प्रश्नावली। इस तरह से कोई भी सवाल आएगा तो इसमें आप बना सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं पूर्ण घन, हम देखेंगे या घन। अब देखेंगे हम घन। घन क्या होता है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, कोई संख्या अगर 2 है तो 2 का घन ज्ञात कीजिए अगर बोलेंगे तो क्या करेंगे, उसका घात 3, 2 की घात 3, माने 2 का स्वयं से 3 बार गुना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 दूने 4 दूने 8। ये तो बच्चे लोग शुरू में क्या बोलते हैं, 2 का घात 3 मतलब इसका हल करो ऐसा बोलेंगे तो वो सीधा 2 तिया 6 बोलते हैं, वो गलत है। 2 का स्वयं से 3 बार गुना, ये उसका घन हो जाएगा। तो 2 का घन क्या आ गया, 8। बाय द वे ये कहे कि 1 का घन क्या होगा, तो 1 का घन मतलब 1 की घात 3। तो यहाँ पर देखेंगे आप 1 का स्वयं से 3 बार गुना, तो ये हो जाएगा 1 ही आएगा। 1 का कितना भी बार गुना करो 1 ही आएगा। मान जाए 3 का घन बोलेंगे तो 3 का घात 3 कर दो, किसी संख्या का घात 3, तो 3 का घात 3, तो 3 बार गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया आपका 27। तो 3 का घन कितना हो गया, 27। इस तरह से 4 का घन, तो 4 घन हो गया 4 घात 3, ये हो गया आपका 64। 5 का घन बोले तो 5 की घात 3, 5 का 3 बार गुना स्वयं से, ये हो गया 125। मान जाए 1 का घन अगर बोले तो a गुना ये स्वयं से 3 बार गुना 1 की घात 3, इस तरह से। तो इस तरह से कोई भी संख्या का हम घन निकाल सकते हैं। तो घन मतलब समझ गए होंगे, किसी संख्या का स्वयं से 3 बार गुना, किसी संख्या का स्वयं से 3 बार गुना उसका घन कहलाता है। या कह सकते हैं किसी संख्या का घात 3 हो तो क्या हो जाएगा, उसका घन होता है। किसी संख्या का स्वयं से 3 बार गुना, घन होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कोई भी संख्या का अगर घन निकालने के लिए आए 1 नंबर में या 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो इस तरह से उसका स्वयं से 3 बार गुना कर दो, गुना करने पर जो आएगा वो कहलाएगा उसका घन। तो ये हो गया आपका घन। अब उसके बाद आता है, हमने जैसे वर्ग में पढ़े थे पूर्ण वर्ग, वैसी पूर्ण घन है। पूर्ण घन क्या होता है, जैसे हमने देखा यहाँ पे हल करके देखा तो 1, 8, 27, 64, 125, ये इसको हम बोलेंगे पूर्ण घन है। पूर्ण घन है। क्यों पूर्ण घन है, क्योंकि
यह क्रमशः किसका घन है? एक किसका घन है? एक का। 8 किसका घन है? 2 का। 27 किसका घन है? 3 का। 64 किसका घन है? 4 का। 125 किसका घन है? 5 का। तो 1, 8, 27, 64, 125 पूर्ण घन है। क्यों है? क्योंकि यह क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 का घन है। तो जो किसी संख्या का घन होता है, जो संख्या कोई संख्या का अगर घन होगा तो वो कहलाएगा पूर्ण घन। तो यहाँ पर 1, 8, 27, 64, 125 क्या है? पूर्ण घन है। क्यों है? क्योंकि यह 1, 2, 3, 4, 5 का घन है। इस तरह से आप घन भी समझ गए, पूर्ण घन भी समझ गए। अब जैसे वर्ग में हमने पढ़ा था कि सम संख्याओं का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो सेम इसी प्रकार इसमें भी होता है कि इसका गुण होता है। जैसे एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है तो इसका आपने यहाँ पे देखा है गुना करके तो एक ही आएगा। मान लिया विषम संख्या ले लेते हैं 3, तो 3 गुना 3 गुना 3, स्वयं से 3 बार गुना, तो ये आ गया 27। तो आप देख रहे हैं विषम संख्या 1 और 3 विषम संख्या है तो उसका जो घन है वो भी क्या आ रहा है? विषम आ रहा है। और देख रहे हैं आप ऊपर में भी देखे हैं 2 एक सम संख्या है तो सम संख्या का घन क्या होता है? सम होता है। और क्या है सम संख्या? 4, तो 4 का घन क्या होता है? यहाँ पर 64, तो ये भी सम संख्या है। तो इस तरह से सम संख्याओं का घन सम होता है और विषम संख्याओं का घन विषम होता है। अगर अब आपका सत्य सत्यम भी आ जाता है ना भाई, और खाली स्थान में भी आ सकता है, तो उसका गुण आपको मालूम होना चाहिए कि सम संख्या का घन सम होता है, सम संख्या का घन सम होता है और विषम संख्या का घन विषम होता है। विषम संख्या का घन विषम होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। सम संख्या का घन सम होगा और विषम संख्या का घन विषम होता है। आप कोई भी चार्ट बना के भी आप उस तरह से उसको दिखा सकते हैं, सम संख्या का और विषम संख्या का, उसका आप घन निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आपने देखा, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब अभाज्य, आपका वर्गमूल पढ़ लेंगे। वर्गमूल, और वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो आपको बताएंगे। वर्गमूल 2 तरीक़ा से निकालते हैं। एक होता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से, दूसरा भाग विधि से। लेकिन आपके 8वीं के कक्षा में अभी जो पढ़ेंगे केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से ही पढ़ेंगे। भागफल विधि से पहले था, अब उसको कोर्स से हटा दिया गया है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको जानना भी ज़रूरी है, तो वो हम आपको बताएंगे ज़रूर। तो इस तरह से वर्गमूल हम ज्ञात करना अभी सीखेंगे और अगले क्लास में हम यही पढ़ेंगे। आपको ही पढ़ के आना है और बढ़िया समझना है। सारे आपका जो लिखा गया है उसका नोट्स आपको बना लेना है। थैंक यू।